अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का जो निज़ाम है, इसमें जो जो भी ऑर्गन्स शामिल हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई अगर नुक्स आ जाता है तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, उससे मुतल्लिक मसाइल होते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो बगैर किसी ताखीर के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो डिसऑर्डर है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये आपने, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेकिया जो है ये आगे डिवाइड हो रही है ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई जो है वो एक फेफड़े में जा रही है, दूसरे फेफड़े के अंदर जा रही है, तो वो हवा को लीड कर रही है टुवर्ड्स लंग। तो ये जो ब्रोंकाई है, अगर इसमें सोजिश आ जाए, इसका एरिया एयर पैसेज वे जो है वो तंग हो जाए, ये सुकड़ जाए, तो इस बीमारी को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। और जब भी आप किसी बीमारी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आप उसके कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं कि पहले तो आप देखें कि वो बीमारी है क्या, उसके बाद कि इस बीमारी की वजूहात क्या है, और फिर जब ये बीमारी हो जाती है तो इसकी अलामात किस सूरत में जाहिर होती हैं, और बाद में कि इसको इलाज कैसे किया जा सकता है या इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर एहतियात होता है। तो एहतियात अगर हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होती है। तो बहरहाल ये दो चार चीजें हमने तमाम डिसऑर्डर्स की डिस्कस की हैं यहाँ पे। तो ब्रोंकाइटिस देखते हैं हम कि इसके जो पहली बात तो इसकी टाइप्स होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है शदीद और क्रॉनिक मतलब होता है दायमी। देखिए जो भी बीमारी है उसको कैटेगराइज किया गया है, उसके वे ऑफ डैमेज या उसका ड्यूरेशन ऑफ डैमेज जो है उसकी बुनियाद पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि एक्यूट जो होती है कोई बीमारी की, उसकी डिग्री जो है, एक्यूटनेस जो है, वो ज्यादा अरसे तक नहीं रहती, शदीद होती है लेकिन कम अरसे तक रहती है। और जो क्रॉनिक बीमारी होती है, दायमी बीमारियां होती हैं, जो वो ज्यादा अरसे तक रहती है, उनकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो आहिस्ता 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 चलती रहती हैं, तो वो ज्यादा मोहलिक हो सकती हैं, ज्यादा फेटल हो सकती हैं। तो ब्रोंकाइटिस भी जो है वो एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में हमें मिलती है। अगर इसकी अलामात देखें तो आप देखें ये तमाम जो है ना वो सिम्टम्स लिखी हुई हैं, ये सिम्टम्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की है, और इनमें कॉमन जो है वो कफिंग है, वीजिंग है, यानी कि खांसना, और माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार, सांस की तंगी, ये वाली जो सिम्टम्स हैं तमाम डिजीजेस के अंदर कॉमन है। और यहाँ पे भी आप देखें कि ब्रोंकाइटिस, उसकी एग्जाम्पल सिम्टम्स में भी कफिंग, वीजिंग, माइल्ड फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का तंग हो जाना, छोटा हो जाना, यानी कि आप एक मिनट की ड्यूरेशन में ज्यादा सांस ले रहे हैं। और काजेज इसकी जो है वो वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा स्मोक हो सकता है जो आप में इन ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। फिर अगर हम इसकी क्योर या प्रिवेंशन की बात करें तो इन केस ये बीमारी होगी, क्योरमेंट में जो है ना वो आप कोई भी दवाइयां ले सकते हैं। और अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो आप अगर स्मोकर हैं तो
स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं, सिगरेट नोशी तर्क कर देना, या वैक्सीन, कोई भी बीमारी है उसके खिलाफ जो है ना आप वैक्सीन अगर करवाते हैं तो आपको इन फ्यूचर वो बीमारी होने के खतरात कम से कम होते हैं। तो ये तो खैर कॉमन प्रिवेंशन है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जन से एलर्जी है तो आप उनसे अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपको धुएं से मसला है तो धुएं से दूर रहिए, स्मोक या सिगरेट से आपको मसला है उससे दूर रहिए। तो इस तरह आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक्चुअली है क्या कि आपको याद होगा जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई, तो वो एल्वियोलाई जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, छोटी थैलियां होती हैं और वहां पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और वो अगर सैक उसके टूट जाए, उसकी दीवारें टूट जाएं, जैसा कि लिखा हुआ ब्रोकन एल्वियोलाई वॉल्स, यानी कि उसकी दीवारें टूट जाएं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअली जो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है यानी कि ऑक्सीजन के तबादले की जो जगह है वो कम पड़ जाती है। तो इस किस्म की कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीसीमा। और इसकी सिम्टम्स में भी सांस का तंग हो जाना, वजन की खतरखा कमी हो जाती है, और जो अंदर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंफेक्शंस हैं वो जन्म लेते हैं। और इसकी वजूहात क्या हो सकती है? तकरीबन वही कॉमन है। स्मोकिंग हो सकती है, एयर पोल्यूशन, हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धुआं है या किसी भी किस्म की आलूदगी जो है वो इसका सबब बन सकती है एम्फीसीमा का। और इसके बाद ये जेनेटिकली भी आप में ट्रांसफर हो सकती है, और इसकी क्योरमेंट में भी आप वही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं कि स्मोकिंग क्विट कर दें, वैक्सीन करवा लें, और एलर्जन से एक्सपोजर अगर आपका है सामना होता है तो उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट जो बीमारी है निमोनिया, और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है खास तौर पर छोटे बच्चों में। जो नौजायदा बच्चे होते हैं, नौमौलूद जो होते हैं, उनमें इस बीमारी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये फेफड़ों में जिस भी मतलब ये अगर इसकी हम अगर वजूहात डिस्कस करें तो ये वायरस की वजह से भी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई उस बैक्टीरिया का नाम है जो कॉमनली इसको ज्यादा काज करता है। सॉरी। और इसके बाद फंगल इन्फेक्शन भी ये हो सकता है। तो जो भी इनमें इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सबब बन रहा है निमोनिया का, तो वो सेक्स के अंदर चला जाएगा और वहां पे उसको डैमेज करेगा, और वहां पे म्यूकस भर जाता है, हवा भर जाती है, और ऑक्सीजन की जो है ना शदीद कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का तबादला करने की जो जगह है वो कम हो जाती है। और इसके अलामात अगर हम देखें तो निमोनिया में सर्दी लगना ये कॉमन है, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, और जिस्म की रंगत जो है वो अर्गवानी हो जाती है, वायलेट कलर का, बंदा जो है ना वो स्किन वायलेट कलर की हो जाती है, ऑलमोस्ट नीलापन आप कह सकते हैं उसको, यानी कि उसको नीलाहट के जरिए से जाहिर किया जा सकता है। और इसके बाद कांपना, वीजिंग, कफिंग, ये तो कॉमन है ही है। और इसके बाद हम इसकी अगर ये हो गई है तो फिर एंटीबायोटिक्स के जरिए से, अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स के जरिए से इसका क्योर कर सकते हैं। अगर वायरल है तो वैक्सीन अगर हम पहले ही करा लें तो ये बीमारी इन फ्यूचर होने का खतरा बहुत कम होता है। और इसके बाद अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो उसके इन्फेक्शन के हिसाब से हमें जो है ना वो दवाइयां या ड्रग्स लेनी चाहिए। और फिर एस्थमा यानी कि दमा, ये भी बहुत ही कॉमन डिजीज है। और ये डिजीज जो है एक्चुअली है क्या, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गई, तो इस ट्रैक की कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है
या म्यूकस भर जाता है तो सांस की तंगी, तकलीफ होती है और एक दबोचे जाने का एहसास होता है। और ये बीमारी जो है वो जिस बंदे के अंदर होगी उसमें ये वाली अलामत जाहिर होती है कि यानी उसका सांस तंग होता है। उसके बाद वीजिंग, कफिंग और विस्लिंग। विस्लिंग साउंड यानी कि सीटी की आवाज आती है कि जब वो आप दमे का, अगर किसी से आपका सामना हुआ हो, ऐसे बंदे को जानते हो जिसको दमे का मर्ज लाक है, तो वो आप देखें जब उसको दमे का अटैक होता है तो सीटी की आवाज आती है। जोर जोर से सांस लिया जा रहा होता है और साथ में सीटी की आवाज आ रही होती है। तो ये एक कॉमन सिम्टम है उन लोगों के अंदर जिनमें दमे का मर्ज होता है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। कि कोई भी एलर्जन आप देखें, दमे के मरीज जो होंगे वो थ्रेशिंग सीजन में ज्यादा बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं। थ्रेशर्स जब चल रही होती हैं तो हवा के अंदर डस्ट, मिट्टी, भूसा ये कॉमन होता है, इसलिए दमे के मरीज उससे अवॉइड करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, फिजा के अंदर पोलन्स का शामिल हो जाना, तो ये कोई भी टाइप ऑफ एलर्जन हो सकता है जो कि, और ये हर बंदे में वेरी करता है। हर बंदे की एलर्जी जो है वो सेम चीज से नहीं होती, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। किसी को डस्ट से है, किसी को स्मोक से है, किसी को पोलन से एलर्जी। तो बहरहाल ये इसकी वजूहात हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको अवॉइड वैसे ही कर सकते हैं हम जैसे बाकी मेजर्स लेते हैं हम, कि आप इन एलर्जन से अपने आप को एक्सपोज ना करें, अपना सामना इनके साथ ना होने दें और अपना रेगुलर जो है ना वो चेकअप करते रहें कि कहीं ये सिम्टम्स जाहिर तो नहीं हो रही, उनको मॉनिटर करते रहें, तब जाके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आखिरी लेवल की बीमारी, लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो है ये ऐसी बीमारी है जिसमें कैंसर, अच्छा हम कैंसर डिस्कस कर लेते हैं कि कैंसर एक्चुअली है क्या। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, यानी कि सेल जो है वो बेकाबू तकसीम अपनी जारी रखते हैं। माइटोसिस की ये असल में गलती है, एरर इन माइटोसिस अगर हो जाए तो सेल्स जो है ना वो डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच वहां पे ट्यूमर बन जाते हैं। और अगर यही काम फेफड़ों के अंदर हो रहा है तो हम इसको फेफड़ों का कैंसर या लंग्स कैंसर कहेंगे। और ये जो है वो लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, और इसके बाद जो है वो सांस की तंगी, और बाकी आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां तक लीड कर सकता है। इसकी वजूहात सिम्टम्स हम देखते हैं। कॉमन सिम्टम्स तकरीबन बाकी बीमारियों जैसी ब्रीथ शॉर्टनेस यानी कि सांस का तंग हो जाना, कफिंग है, खांसना वगैरह, वेट लॉस कि जिस्म का जो वजन है वो कम हो जाता है बहुत हद तक। और इसकी वजूहत कार्सिनोजेंस यानी कि ऐसे केमिकल जो कैंसर पैदा करते हैं और वो ज्यादातर सिगरेट के धुएं से मिलते हैं, या बाकी आजकल इलेक्ट्रिक सिगरेट आ गए, वेपिंग जो है बहुत ही कॉमन है ये नौजवान नस्ल के अंदर, तो ये बहुत ही जो है नुकसानदेह साबित हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है ये, और अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज हैं तो भी आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। आप देखें कि यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो है धुआं, स्मोक, जिस जो तकरीबन तमाम इन डिसऑर्डर्स में कॉमन चीज आ रही है काजेस के अंदर, वो स्मोक है। और सिगरेट का धुआं जो है वो इन सब की वजूहात बन सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो सिगरेट पे होगा, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट के बुरे असरात वो क्या क्या हैं,
हम आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।